प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत उस विषय पर ही बात जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर देश भर में बात हो रही है। देश एकजुट है, सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सब इस हमले के बाद एकजुटता के साथ सशक्त प्रतिकार के संदर्भ में मजबूती के साथ खड़े हैं। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि इस हमले के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। देश की सरकार इस नतीजे पर है कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से संरक्षण प्राप्त दहशतगर्द आतंकियों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर दिया गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर जिस तरीके से गोली मारी है, उन गोली मारने वालों को तो सबक सिखाया जाए, उनको जिनका संरक्षण है उनको भी सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से अभी निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं वो कमोबेश एक जंग के संकेत दे रहे हैं। देश की सरकार ने जहां एक तरफ सर्वदलीय बैठक के माध्यम से निर्णयों को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया, वहीं अपने फैसलों के माध्यम से दुनिया को संदेश देने की भी चेष्टा की है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में सरकार ने और स्थगन के साथ साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की और बैठक के बाद देश के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने ऐलान किया कि अब सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के संदर्भ में एक निर्णायक किस्म का कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है। पाकिस्तान इस हमले में अपना हाथ होने से तो इनकार करता है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसलों को एक जंग के तौर पर निरूपित करता है। प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने शिमला समझौते के संदर्भ में कदम उठाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अब आज हमें समझना कुल मिलाकर इस बातचीत पे यह है कि हम चाह किस ओर रहे हैं। पाकिस्तान देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, कश्मीर में अलगाववादियों को संरक्षण देता है। इस संदर्भ में हमारे आरोप लगातार रहे हैं। इस पर हम निर्णायक मुकाबला करने की बात भी करते हैं, पर वो प्रतिकार कैसे हो, इसको लेकर अलग अलग स्वर आ रहे हैं। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में देश की अपेक्षा है, या पाक अधिकृत कश्मीर जो आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा हो जाना चाहिए उस पर निर्णायक फैसला लेने का समय आ गया है, या इससे भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है? इन सारे घटनाक्रम के बीच में राहुल गांधी आज जम्मू दौरे पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग घटनाक्रम है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा विषय है पहलगाम का इंतकाम, नापाक पर लगाम। हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आने वाले समय की आहट सुनने की कोशिश हम करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको देश की सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर तनिक भी संशय है, उन्हें इस विचार सूत्र को अपने जहन में बिठाना चाहिए। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। सुनु तिज्जू जो महान चीनी सेनापति हुए, उन्होंने ये बात कमाल की कही थी। आशय ये कि आवेश में कोई कदम उठाकर आप युद्ध को नहीं जीत सकते। युद्ध में आपको तब जाना चाहिए जब आप धीरता पूर्वक विचार कर अपनी रणनीति को तैयार करने के बाद युद्ध में उतरते हैं। एक अप्रत्याशित आतंकी हमला हुआ। इसकी प्रतिक्रिया में अगर देशवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन, 2 दिन, 5 दिन में हम अपने बम गोलों के साथ में पड़ोसी पर चढ़ाई कर दें, तो शायद यह एक बड़ी गलती होगी। इस बात को जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर पहले पहचान रखते हैं और भाजपा के नेता के तौर पर बाद में पहचान रखते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम मजबूत हैं, ये दुनिया को संदेश देने का समय आ गया है। इसको किस रूप में समझे, ये हमें संतोष पांडे जी समझाएंगे। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जेएस सोढ़ी साहब हैं। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सोढ़ी साहब अनिवार्यता हमारे साथ होते हैं।
इस बार थोड़े विराम से हैं। हमने 2 दिन पहले भी चाहा था कि वो हमारे साथ रहें, पर वो कहीं व्यस्त थे। आज वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में जेके त्रिपाठी साहब होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए इस विषय पर, और ऐसे नाजुक विषय पर जब दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जोहेब साहब हैं। तनाव अपनी जगह, पर नजरिए को समझने की जरूरत अपनी जगह। पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या महसूस कर रहा है, इसको हम राणा साहब से समझेंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतोष पांडे जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। A meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. तो संतोष पांडे जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में दहाड़ लगाई, छोड़ेंगे नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं हम मजबूत हैं, बताने का वक्त आ गया है। और देश में सवाल है, इतना बड़ा हमला हो गया, इस तरीके का हमला हो गया, किया क्या हमने? अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट बंद कर दी। कुछ पाकिस्तानी आए हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए बोल दिया। एक सिंधु समझौता है, उसको स्थगित कर दिया। इससे क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? एक मजबूत जवाब कैसे? तो संतोष जी हमारे साथ में हैं, भाजपा की ओर से भी और संघ की ओर से भी। थोड़ा समझाएंगे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया को। कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर जित कर खर वाले, अबला से डुबाए तो बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, ऋतुबल वारिणी मातरम वंदे मातरम। इसमें यही कहा गया है कि हे भारत माता है, कि हे भारत माता कमला कमल दल विधारिणी, दुर्गा माता अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। भारत कभी घबराने वाला नहीं है। और मुझे आपके माध्यम से मैं इसी के साथ एक लाइन और कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी जनता का राजा, जिसको जानता राजा कहते थे, वैसे ही देश के नरेंद्र मोदी है। इंद्र जिन जम्भ पर, बारह सुअंभ पर, रावण कदम्भ पर रघुकुल राज है। दावा ध्रुव दंड पर, दावा ध्रुव दंड पर, रावण कदम्भ पर रघुकुल राज है। कौन वारिवाह पर, शंभुर पिनाह पर, जो सहस्रबाहु पर राण द्विजराज है। भूषण विदुंत पर जैसे मृगराज है। दावा ध्रुवदंड पर, सीता मृगजंत पर, तेग अंश पर कान्हा, गिरिकंठ पर जो मनुष्य वंश पर शेर शिवराज है। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि चाहे वो मियां मुनीर हो या हाफिज हो, बंकर और बील खोजते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जैसे कहा, ये सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, अटारी बॉर्डर का गेट बंद कर दिया गया, वीजा रद्द कर दी गई। इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है, इसे आप भी जानते हैं, हमारे रक्षा के विशेषज्ञ बैठे हैं, वे भी जानते हैं। और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे साथ जुड़े हैं राणा साहब, राणा अली जी, ये भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पानी का क्या महत्व है। आज हमारे नेताओं ने जो किया है, मैं ये कहता हूं, ये उनका पहला कदम है। पहले तो बिना बताए किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक। इस समय जो है बता करके और बिहार की धरती में गर्जना करके, जैसे अर्जुन ने धनुष की टंकार जो आवाज दी थी, वो आवाज आपने देखी है। अब शुरुआत है, ये तो केवल ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, आप देखते जाइए। नहीं, देखते तो हम जाएंगे ही संतोष पांडे जी,
पर एक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते आपकी देश की सरकार से कोई अपेक्षा है, कोई सपना साकार करने का समय है? इसको लेकर कोई बात? मोहन भागवत जी कह रहे हैं हम दमदार हैं, ये दिखाने का समय आ गया है। क्या दिखाएंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारी सरकार जो कर रही है, मुझे ही नहीं पूरे देश को उन पर पूरा भरोसा है। थोड़ी समय की प्रतीक्षा करें, शुरुआत हो चुका है। आज भी आपने वो ट्रेलर देखा है। पर संतोष पांडे जी, पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे नाम पर जबरदस्ती में नारियल फोड़ा जा रहा है, हम तो स्वयं इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, भारत अपनी विफलता के लिए जबरदस्ती हमको जिम्मेदार ठहरा रहा है, स्थानीय विषय है, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया है? क्या सोचते हैं आप इसके लेके? सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तब भी पाकिस्तान ने यही कहा था, संसद पर हमला हुआ था तब भी पाकिस्तान ने यही कहा था, मुंबई में ताज पर हमला हुआ था, याकूब और उनके ये पकड़े गए थे, उस समय भी उन्होंने यही कहा था। कसाब जब पकड़े गए थे उन्होंने तो यही कहा था ना, क्योंकि ये जानती है, भारत जान चुकी है, यहाँ की जनता जान चुकी है, और जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, ये जमहूरियत की जो बात कर रहे हैं, फालतू बकवास है। ये जो दिखावे की बात कर रहे हैं, फालतू है। अब समय आ चुका है, जनता आपने जैसे कहा कि कुछ देखना चाहती है, आप थोड़े दिन इंतजार करें, कुछ समय इंतजार करें, हम सबको विश्वास है माननीय मोदी जी करेंगे, कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे, हम सबको विश्वास है, संतोष पांडे जी का कहना है। पर सोढ़ी साहब समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास करने के विकल्प क्या हैं। जब भी ऐसे विकल्पों पे बात आती है, साथ में ये भी बात आ जाती है कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। थोड़ा सोढ़ी साहब आप रोशनी देंगे, कहां खड़े हैं हम और किस दिशा में जाना चाह रहे हैं हम? जैन हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनल के साथ हूं। आज मेरे को मिला के सारे 42 करोड़ भारतीय नागरिकों को उबल रहा है। हमें सारों को बदला चाहिए और बदला लेके ही हमारा देश या हमारे नागरिक शांत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने आज का विचार शुरू में बताया वो बहुत सही और सटीक विचार था, क्योंकि वो विचार आज से हमारा जो फ्यूचर एक्शन है वो मेरी राय में ये विचार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, कोई शक नहीं है कि पूरा भारत देश पाकिस्तान से बदला चाहता है और हम बदला लेके रहेंगे। इस बारी बदला कोई सर्जिकल स्ट्राइक किसी मदरसे पे, किसी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे, इससे भारत का नागरिक संतुष्ट नहीं होगा। भारत का नागरिक तभी संतुष्ट होगा जब पाकिस्तान के किसी सैनिक टारगेट पे सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, ये जल्दी नहीं होगा, इसे थोड़ा समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से सबक को सीख ली और उसने तुरंत अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया है। और दूसरा कारण यह है कि आज की तारीख में भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है, जहां पे हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान के एयरफोर्स में, वहां पे सिर्फ 29.5 स्क्वाड्रन है। तो थोड़े समय लगेगा ये सर्जिकल स्ट्राइक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, और उस समय में हम जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं, एक बार हम डेफिशिएंसीज पूरी करेंगे फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। और ये डेफिशिएंसीज पूरी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान के किसी भी सैनिक इंस्टॉलेशन पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे उसका मतलब होगा पूर्ण युद्ध, और जब पूर्ण युद्ध छिड़ेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में तो डेफिनेटली चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। इसलिए हमें कोई भी सैनिक कार्रवाई करने से पहले अपनी सारी डेफिशिएंसीज पूरी करनी होगी ताकि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो सोढ़ी साहब, आप तो बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। देश इस भरोसे के साथ है कि हमारी सीमाएं मजबूती के साथ सुरक्षित है, और जब आक्रमण की बात आई तो आप जैसा रक्षा विशेषज्ञ बता रहा है कि हमारे पास तो सैनिक ही पर्याप्त नहीं है, हमारे पास में वायुसेना भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो हम कर क्या रहे थे? क्या हम निश्चिंत थे? हमारे साथ फिर से धोखा हो गया। हम 1962 के संदर्भ में इस बात को लेकर पंडित नेहरू को कोसते हैं
कि वो गलतफहमी के शिकार रहे, वो देखो चीन ने हम पे हमला कर दिया, हम हिंदी चीनी भाई भाई खेलते रहे। अभी हम किस गलतफहमी में थे जिसमें हमारे पास सैनिक भी नहीं है, जिसमें हमारे पास विमान भी नहीं है, तो फिर हम सुरक्षित कैसे हैं? और मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि मजबूत भारत है, दिखाने का वक्त आ गया है। ये विरोधाभास है, थोड़ा रोशनी देंगे क्या कारण है जो हमारे पास सैनिकों की कमी है, विमानों की कमी है? डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए, कोई भी जो सेना होती है किसी देश की पीस टाइम में, उसमें कई बार डेफिशिएंसीज होती हैं। ये कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। हमें याद होगा 1971 में जब अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को बुलाया था और कहा था कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के जब ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करो, तो फील्ड मार्शल मैनेकशॉ ने कहा था कि मेरे को 6-8 महीने का टाइम चाहिए पूरी तैयारी करने के लिए। तो ये अक्सर होता है जब कोई भी सेना पे कोई भी ऐसा डिसीजन होता है तो समय लगता है, क्योंकि कई चीजें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। इस बार भी जो हो रहा है कोई अलग चीज नहीं है। किसी भी सेना को पूरी तरह मोबिलाइज होने में वक्त लगता है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है जब डेफिनेटली पूरी होती है। और जैसे आपका जो आज का विचार था, 1971 में भी हमने कब हमला किया पाकिस्तान पे, जब हमें विजय का पूर्ण यकीन था। अभी भी हम हमला करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, रातों रात नहीं होगा। और जब तक हमारी तैयारी पूरी ना हो जाए तब तक हमें ऐसा कदम आवेश में नहीं उठाना चाहिए। सोढ़ी साहब इसकी हिमायत कर रहे हैं, पर सोढ़ी साहब एक विषय पर और आपसे टिप्पणी चाहिए। जो इस आतंकी हमले में शामिल हैं उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे, पर अघोषित रूप से जिनका संरक्षण है उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये देश की सरकार ने कहा है। तो वो जो 4 आतंकी पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर उनका धर्म पूछकर हत्या करके चले गए हैं, उनको हम अभी तक नहीं पकड़ पाए, उनको हम अभी तक नहीं खोज पाए। इसके संदर्भ में क्या परेशानी आ रही है, क्या दुश्वारी आ रही है? क्या वो बॉर्डर पास कर गए? क्या भौगोलिक स्थिति ऐसी है? इसके संदर्भ में आप बताएंगे क्या? बयान देना अलग बात, काम होना अलग बात। खबर आई है कि हमने आतंकियों के घरों को आज उड़ा दिया। गर्द है हमारी क्या दुश्मन? हमें तो आतंकी चाहिए ना, जिनके हाथ खून से रंगे हैं, उस पर क्या? डॉक्टर हिमांशु जी, कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो वहां पे ये माना गया कि हमारी असेसमेंट में चूक रह गई और ये रिपोर्ट आज सारे मीडिया प्रिंट पब्लिकेशन में छपी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तरफ से भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 4 आतंकवादी 150 किलोमीटर अंदर आए, उन्होंने ये वारदात की और वो चले गए वहां से। और अब जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने 1 से 7 अप्रैल में पहलगाम में रिकॉनेसेंस की, ये खबरें अगर पहले थी तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो डेफिनेटली इस पे विचार विमर्श होगा, जहां पे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वॉइड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। देखिए, हमने भी 2019 से एक सबक और सीख नहीं ली। जब हमें पता था कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आएगा, हमें 22 अप्रैल शाम को 4:30-5 बजे ही पाकिस्तान पे कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी। हमने जो टाइम वेस्ट किया, यह इसलिए किया कि हमने सोचा कि 2019 के बाद पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे है, वो भारत विरोधी है, वो हिंदू धर्म विरोधी है। पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर में शांति स्थिरता नहीं आने देगा। इसलिए हमें आगे से बहुत प्रिपेयर्ड होना होगा। उसके लिए हमें आगे से बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। पाकिस्तान क्या सोचता है ये हम राणा अली जोएब साहब से समझेंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या समीकरण बना रहे हैं और शिमला समझौते का स्थगित होना और सिंधु समझौते का स्थगित होना, इसके मायने क्या है, इसे समझाने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी साहब हैं। त्रिपाठी साहब, आपका स्वागत है। और आपसे समझना चाहूंगा कि सिंधु समझौते को लेकर एक तरफ भारत सरकार का फैसला है, दूसरी तरफ टिप्पणी आ रही है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय विषय, एक तरफा भारत ऐसा फैसला कैसे ले सकता है। दूसरा, शिमला समझौते को पाकिस्तान ने रद्द किया है। भारत को शिमला समझौते से ऐसा क्या फायदा था जो प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने रद्द किया है, और समझौता क्यों स्थगित नहीं किया? इस पर थोड़ा आपसे रोशनी मिले। देखिए डॉक्टर द्विवेदी, ऐसा है कि जहां तक सिंधु समझौते की बात है
और जहां तक लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय चीज है या आप स्थगित नहीं कर सकते, सिंधु समझौते के अगर प्रोविजंस पे आप जाएं तो उसमें यह है कि ये समझौता रद्द नहीं हो सकता है, विनिशियो पूरी तरह रद्द नहीं हो सकता जब तक कि दोनों देश, दोनों पक्षकार इसमें एकमत न हो, दोनों की सहमति से होगा तो रद्द तो नहीं हो सकता। लेकिन वहां टेम्पोररी स्थगन के लिए, टेम्पोररी अबेयंस के लिए कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि ऐसा नहीं किया जाए। किसी भी समझौते को आप कुछ देर के लिए स्थगित कर सकते, कुछ देर के लिए आप किनारे रख सकते, वो करना भारत के अधिकार में है। और ये भी नहीं लिखा है समझौते में कहीं, मैंने पढ़ा रहा कल डिटेल में पढ़ा कि अगर स्थगित किया जाएगा तो कितने दिन के लिए किया जा सकता। तो इसका मतलब साफ है कि हम जब तक चाहें तब तक स्थगित कर सकते हैं, और स्थगित करने का मतलब क्या होगा कि उसके प्रोविजंस भी, उसके प्रावधान भी तब तक स्थगित हो जाएंगे। मतलब हम वाटर के अपने डेटा नहीं शेयर करेंगे, हम किसी उसमें नहीं जाएंगे, हम किसी, और उसमें भी देखिए खत्म करने की बात वहां पर यह है कि ये लिखा कि जब तक कोई ऐसे मटेरियल चेंज ना हो सर्कमस्टेंसेस में खत्म नहीं किया जा सकता। तो हम तो खत्म नहीं कर रहे हैं, मटेरियल चेंज हम दिखा रहे हैं, मटेरियल चेंज है स्थितियों में, इसलिए हम खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको टेम्पोरली स्थगित कर रहे हैं। तो उससे अभी देखिए फिलहाल पाकिस्तान को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिलहाल कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्थगित करने के बाद अगर हम पश्चिमी जो हैं चिनाब, झेलम और इंडस, इनसे पानी कम करेंगे तो वो पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, क्योंकि पंजाब का 80% पंजाब की सिंचाई इन्हीं नदियों के उससे होती है। लेकिन अभी देखिए हमने क्या किया, हम बाकी जो हमारे शेयर है 30%, बड़े हैरत की बात है कि हम उसका भी 5 बिलियन क्यूबिक मीटर हम नहीं खर्च कर पा रहे हैं। वो हमारी ओर से अनयूटिलाइज पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान उसका उपयोग कर रहा है। अब अगर हम उसको बंद करते हैं तो भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्रोविजन 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई देश अपने उसको अनयूटिलाइज करता है, उसका फायदा दूसरा देश उठाता है, तो वो दूसरा देश इसको एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं डिमांड कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल देखिए आता है कि हम जो 5 बिलियन क्यूबिक मीटर हम जो भेज रहे हैं तो नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्यों? हमारे पास इतने बांध नहीं है, ज्यादातर बांध जो हमारे रन ऑफ द रिवर के हैं, गहरे रिजर्वायर के नहीं है। जो भी रिजर्वायर के बांध हैं उनको जरूरत है डीसिल्टिंग करने की, और डीसिल्टिंग करना जो है वो जनरली डीसिल्टिंग अगस्त सितंबर में अलाउड होती है ट्रीटी के अंतर्गत, क्योंकि तब नदियां उफान पर होती, तब आप सिल्ट हटाते हैं तो लेवल बैलेंस रहता है। लेकिन अगर हम अभी डीसिल्टिंग कर दें तो हमारा लेवल बैलेंस रहेगा और वहां नदियों का पानी उतना जा नहीं पाएगा। पाकिस्तान को इसका भी डर है। तो ये ट्रीटी तो बहुत ही हमारे उसकी है। दूसरी चीज जो है शिमला समझौते पे आप जी, शिमला समझौते को पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो कई चीज वो नहीं मानेंगे। एक तो वो ये चीज नहीं मानेंगे कि कश्मीर की समस्या बायलेटरल या द्विपक्षीय समस्या है, एक वो ये नहीं मानेंगे कि एलओसी का एग्जिस्टेंस है। और अगर वो दोनों चीज नहीं मानेंगे तो इससे फायदा हमारा नहीं, उनका नहीं, बल्कि हमारा ही। अगर वो कहते हैं एलओसी नहीं है, हम वहां तक हैं, हम श्रीनगर तक हैं, तो ठीक है, हम भी कह देंगे हम लाहौर तक हैं या हम मुस्तफाबाद तक हैं। तो वो एक बड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जिसमें इंडिया का भी कोई घाटा नहीं। अब रही बात ये कि अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, तो मेरे ख्याल से मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल थोड़ी सा आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में सिर्फ एक चीज ज्यादा है, वो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। बाकी पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां, या पाकिस्तान के पास टैंक, या पाकिस्तान के पास हवाई जहाज, या पाकिस्तान के पास मिसाइल्स उतने नहीं है। और न्यूक्लियर वॉरहेड अगर है ज्यादा 10 या 12, उनके पास 165, हमारे पास 156-57 है।
तो अगर न्यूक्लियर वॉरहेड इतने ज्यादा हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूं त्रिपाठी साहब, एक संक्षिप्त में, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हमारे पास में वो समर्थन है कि पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करें और दुनिया हमारे साथ रहे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि जहां तक बात है, कई देश उसमें हमें कहेंगे संयम बरते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कही दिया है, पीड़ित और आक्रमणकारी को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश की है। देखिए, अगर हम कार्रवाई करें, कौन सा देश हमारे विरुद्ध जाएगा? पाकिस्तान जाएगा ही, और पाकिस्तान चीन की मदद लेगा। लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिए कि चीन आज की डेट में, आज की तारीख में ऐसी स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट इंटरवीन करे, एक नया समझौता, एक नया मोर्चा खोले। इसलिए नहीं है कि चीन अभी खुद ही ट्रेड वार में चारों तरफ से घिरा हुआ, और चीन भारत की ओर देख रहा है। अभी आपने देखा होगा, चीन ने कहा कि हम आपसे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे ताकि ये डिसबैलेंस जो है, ये ट्रेड डिफिसिट आपका कम हो जाए। ऐसी हालत में जहां चीन ताइवान से भी घिरा हुआ है, जहां चीन रूस को मदद कर रहा है, जहां चीन ट्रेड वार में लिप्त है, वहां पर चीन ये कतई नहीं होने देगा। चीन देखिए एक बहुत ही बढ़िया देश, जहां उसका डायरेक्ट फायदा होगा वहीं वो इंटरवीन करेगा, जहां उसका फायदा होगा वहीं पर वो दखल देगा। अभी सीधे भारत से उलझने की कोशिश नहीं करेगा, ये त्रिपाठी साहब का मानना है। मैं आना चाहता हूं राणा अली जोहैब साहब आपके पास में, और पहलगाम के घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तान क्या सोचता है? और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख 13 से 16 अप्रैल को यह बता रहे थे, हम दो देश हैं, हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी उम्मीदें अलग हैं। और पहलगाम में जो आतंकी आए, उन्होंने बाकायदा जानना चाहा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मुसलमान अलग हट जाओ, हिंदुओं को मार दो। कितना खुश है पाकिस्तान इस हत्याकांड को लेकर, इस जघन्य आतंकवादी घटना को लेकर। लोग इसे भारत में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख के बयान के साथ जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने जो चाहा था वो करा दिया। राणा जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और इस पे हमें अफसोस भी है। जान चाहे एक जाए, दो जाए, या 1000 जाए, या 100 जाए, उन सब का जो दुख है वो सेम ही होता है। अब आ जाते हैं आपके दूसरी बात की तरफ। बड़ी बदकिस्मती से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस इंसिडेंट को आर्मी चीफ के उस बयान के साथ जोड़ा जा रहा है जो बयान आज से 70 साल पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बना था, जिस बुनियाद के ऊपर बना था, वो तो उन्होंने उसी बयान और उसी नजरिए को दोबारा से बयान किया। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जब बना था, जो मुस्लिम लीग थी, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका बयानिया क्या था, उनका नजरिया क्या था? वो नजरिया यही दो कौमी नजरिया था, टू नेशन थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को अलग दो कौमें करार दिया और ये कहा कि ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे नहीं रह सकते हैं, इनको अलग करना होगा। क्यों? क्योंकि इनके रवायात अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, इनकी इबादतें अलग है। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग देश बने। और ये बात आज आर्मी चीफ ने 2025 में बैठ के कोई नई बात या ऐसी बात नहीं कर दी कि जिसका तारीख के साथ कोई किसी किस्म का जिक्र नहीं था। उसके साथ में एक चीज उन्होंने और की, राणा अली साहब, उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल आपका तर्क जायज है कि 1947 में देश का विभाजन ही इस आधार पर हुआ, लेकिन उन्होंने कश्मीर को लेकर यह कहा था कि कश्मीर में जो चल रहा है उसमें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। कश्मीर हमारे गले की नस है और जो लड़ रहे हैं उनको हमारा समर्थन रहेगा। तो उसको हम इस इंसिडेंट के साथ क्यों ना देखें? हम इस घटनाक्रम में पाकिस्तान सेना के हाथ को क्यों ना तलाशें? राणा साहब, इसके संदर्भ बताइए ना। डॉक्टर साहब, इस घटना को आप जिस तरीके से जोड़ रहे हैं ना, अभी ये जो मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो आपका टीवी चैनल के ऊपर कुछ ग्राफिक्स भी चल रहे हैं जिसमें खास तौर पर उन लोगों को दिखाया गया है जो वहां पे शहीद हुए हैं, जिनको मारा गया है। तो जो अभी फोटो मैंने देखी है ना, उनमें उस फोटो के अंदर जो औरत और मर्द है
वो कल उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान भी जारी किया जी, हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हम मौजूद हैं, लेकिन मीडिया हमें जाती तौर पर मार रहा है। एक बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में बैठे हम हिंदुस्तान को उनके स्टेटमेंट्स को जोड़ते रहें और हिंदुस्तान में बैठे लोग अपनी सिक्योरिटी और अपने लोगों को, यहाँ पे सोडी साहब बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कल भी मैं इनके साथ एक टीवी शो में था। एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्वेश्चन है, चलेंगे अपने दिल पे हाथ रख के ये मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या डॉक्टर साहब ये मुमकिन है कि मैं LOC क्रॉस करूं हथियारों के साथ 150, 200 या 400 किलोमीटर में पहलगाम पहुंच जाऊं, वहां से 27-28 लोगों को मैं कत्ल करूं और कत्ल करने के बाद मैं ऐसे डिसअपियर हूं जैसे मैं मिस्टर इंडिया हूं, मुझे कोई ढूंढ ही ना पाए। और आज चौथा दिन है, मुझे किसी ने ढूंढा भी नहीं है। और हमने क्या किया उसके जवाब में कि हमने जम्मू कश्मीर की जेलों से कश्मीरियों को निकाला, कैदियों को निकाला। आज की मैं आपको खबर दे रहा हूं, 3 लोग। राणा साहब का जो तर्क है, उस तर्क के संदर्भ में सोडी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? राणा साहब कह रहे हैं कि कैसे संभव है 150 किलोमीटर पर? सोडी साहब की टिप्पणी लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज प्रिंट मीडिया के कई पब्लिकेशन में छपा है कि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें ये माना गया सरकार की तरफ से कि ये असेसमेंट चूक हुई है, तो इसको तो हम डिनाई कर नहीं रहे, ये तो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर तो था। लेकिन आप देखिए उसके बाद जितने एविडेंसेस अब तक सारी पाकिस्तान के साथ जुड़ रही हैं, वरना ये जो लोग थे जिनके पास इतने आधुनिक हथियार है, M4 राइफल है, M4 राइफल तो भारतीय सेना के पास नहीं है, इनके आतंकवादी के पास M4 राइफल थी, M4 राइफल भारत में किसी के पास नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई है, ये पाकिस्तान से आए हैं। हाँ, हमारी गलती है जो हमने माना भी है कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, तभी ये अंदर आ गए 150 किलोमीटर और ये वारदात करके निकल गए, अब तक पकड़े नहीं गए। लेकिन ये कहना कि इसका पाकिस्तान से कोई जोड़ नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। त्रिपाठी साहब भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार त्रिपाठी साहब की बात भी सुन लेते हैं। राणा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरी बातचीत अधूरी है आपके साथ में, लेकिन एक बार हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। विषय नाजुक है तो आप अनुमति दीजिएगा, मैं जरा एक बार जानना चाहूंगा त्रिपाठी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। बात से मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कायदे आजम का जिक्र किया कि उनका ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग कौमें हैं जो साथ में नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन राणा साहब आपको शायद जानकारी होगी कि जब डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो जितने लोग पाकिस्तान में मुस्लिम थे उससे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रह गए। उन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये पाया कि हिंदुस्तान हमारे लिए ज्यादा मुफीद जगह है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो आपकी 2 नेशन थ्योरी तो उसी दम तोड़ गई कि जब ज्यादातर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने की बात। तो एक तो चीज आप पढ़िए, सईद नकवी की भी किताब है, डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि वो कैसे हो सकता है कि 300 किलोमीटर दूर जा करके उन्होंने ऐसा किया। 2-3 लोग बड़े आराम से जा सकते हैं। मैं कहता हूं बोलन में, लाहौर में और कई जगह जब आपके मिलिट्री के धमाके हुए हैं, जो बलूचिस्तान वालों ने क्या कितने मीटर, कितने 100 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने पार की, कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने पार की। तो ये तो और वो जब आपके यहाँ, तो वो रेगिस्तानी इलाका है, बैरन इलाका है, कश्मीर का इलाका जहां से वो आए हैं, पुंछ से या जिधर से घुसे होंगे, वो पूरा जंगल का, घने जंगलों का इलाका है जिसमें से ढूंढना मुश्किल है। संतोष पांडे जी भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार संतोष पांडे जी की भी बात सुन लेते हैं। आप दिल में हाथ रख के कहे, ये कारगिल के समय क्या हुआ था? आपने जो है सीरिया समझौते के समय उनको तोड़ा कि नहीं तोड़ा? और ये बात कर रहे हैं कि 4 लोग कैसे आ सकते हैं? ये जल मार्ग से आने वाले 5 पर हमला वाले, मुंबई पर हमला करने वाले कौन थे? प्रसाद के साथी आतंकवादी थे कि नहीं थे? है आपके पास कोई जवाब? मैं माननीय पाकिस्तान के पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर संतोष पांडे जी का कहना है कि अगर आने का इरादा है तो व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर राणा साहब 2 विषयों पर आपसे टिप्पणी चाहिए। एक तो स्वयं जब सेना का जनरल बोल रहा है कि हम कश्मीर के संदर्भ में जो हो सकेगा वो करेंगे, तो हम हाथ क्यों न खोजें, एक। और दूसरा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, उनका इंटरव्यू बड़ा सुर्खियों में है।
जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हाँ, हमने 30 साल तक गंदा काम किया, अमेरिका के इशारे पर किया और ब्रिटेन के इशारे पर किया और आतंकियों को पालने का काम किया। ये मेरा बयान नहीं है, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सम्माननीय आसिफ ख्वाजा का बयान है। और एक स्पष्टीकरण आपको देता हूं, आपने वो वीडियो दिखाना चाहा, जिस व्यक्ति की शहादत हुई वो लेफ्टिनेंट था नेवी का, नरवाल। उसकी पत्नी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। उसकी अंत्येष्टि में देश शामिल हुआ है करनाल के पास। एक फर्जी व्यक्ति अपना वीडियो पोस्ट करके ये बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हजारों लोगों की मौजूदगी में उस विधवा के आंसू देखे गए और उस लाश को देखा गया है जो नेवी में लेफ्टिनेंट था, कोई गुमशुदा व्यक्ति नहीं था, जिस नरवाल के संदर्भ में आप उल्लेख कर रहे हैं। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। सोशल मीडिया का खेल ही ऐसा है, क्या सच क्या गलत समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, केवल आपकी जानकारी। तो इन दो विषयों पर आपसे टिप्पणी चाहिए। एक, आपके रक्षा मंत्री के बयान की स्वीकारोक्ति, हाँ हम ये गंदा काम करते आए हैं, और दूसरा आपका सेना प्रमुख का बयान, कश्मीर में जो लड़ रहे हैं उनको हम अकेले नहीं छोड़ सकते, जो हो सकेगा वो हम करेंगे। राणा जी, जो पहली बात है कश्मीर की आपने बात की, ये आप भी जानते हैं कि जब से 370 और 35A हटा है, देखिए कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिसमें दोनों ममालिक अपना हक जताते हैं। हम भी कहते हैं कि हमारा है और आप कहते हैं हमारा है, जिसके बुनियाद पर आप तो उस सूरत में हम जो आर्मी चीफ है उनके बयान को गलत कहें या उन पे हम शक का इजहार करें कि अगर उनसे पहले आज तक किसी ने कश्मीर की बात नहीं की। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। ये फिर मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हमारे जब से पाकिस्तान बना है ये तब से ही हमारी एक डिमांड भी है और हमारे रहते दम तक, मतलब जब तक ये इसका मुकम्मल तौर पर वहां पे रेफरेंडम नहीं होता, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक वहां पे ये फैसला नहीं होता कि कश्मीरी जो है वो किसके साथ रहेंगे, तब तक हम ये बात करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो उस पर वैसा ही हक हमारा है जैसा हक आप उन पर जता रहे हैं। नंबर 1, ये तो हो गया आपके पहली बात का जवाब कि ये कोई नई बात नहीं उन्होंने की कि जिसपे आपको ये लगे या भारतीय मीडिया को ये लगे या भारतीय हुकूमत को ये लगे कि जी ये तो कोई उन्होंने अचंभे की या कोई ऐसी अनोखी बात कर दी है कि जो आज से पहले ना किसी पॉलिटिशियन ने की है और ना किसी आर्मी चीफ ने की है। ये तो मैं अभी बजाते खुद आपके चैनल पे बैठा भी यही कह रहा हूं कि कश्मीर हमारी शाहरग है और ताक़यामत रहेगा जब तक फैसला यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं होता। नंबर 1। दूसरी बात आपने कहा जी ख्वाजा आसिफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा कि सोवियत यूनियन की जब ये वार हम पर यानी कि पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई, यानी कि पाकिस्तान को डिक्टेट किया गया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया एज अ कुशन, तो उस टाइम पे जो हमने उनके कहने पर, अमेरिका के कहने पर या यूके के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर किया, वो आज हमारे गले में पड़ रहा है, वो आज उसका खमियाजा हम भी टेररिज्म की शक्ल में भुगत रहे हैं। उनकी ये स्टेटमेंट है, उनका ये कतई ये कहना नहीं है कि हम भारत के खिलाफ जो है वो हमने ये सारी चीजें तैयार की थी और आज हम भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो उनके पूरे इंटरव्यू में कहीं पे इंडिया का जिक्र है तो मुझे अभी मैं बैठा हूं, राणा साहब इंटरव्यू में इंडिया का जिक्र नहीं है, पर टेरर फंडिंग के लेके तो स्वीकारोक्ति है ना। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों को पोषित करने के संदर्भ में 3 दशक तक रहा है, यह पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपने साक्षात्कार में कबूल कर रहा है। अब वो आतंकी कब कहां किसके लिए इस्तेमाल हो जाए इसकी गारंटी कौन लेगा? डॉक्टर साहब मैं आपको देखिए गुजारिश ये है कि जैसे हमारे एक को पैनलिस्ट ने जिक्र किया जनरल जियाउल हक का, उन्होंने ये कहा जी वो जब ब्रिगेडियर थे वो पता नहीं क्या कहां पे गए थे, कहां पे उन्होंने जाके ये मामला किया। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो आज के दौर को लेके, आज के वक्त को लेके नहीं है, वो उस टाइम का है जब सोवियत यूनियन, आप बता दें सोवियत यूनियन की जो जंग है वो कब हुई थी। ये आप 70s 80s 90s की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त बैठे हैं 2025 में, उस टाइम को भी गुजरे को 40 साल हो गए हैं। ये आप थोड़ा सा जरा इसको ना 40 साल थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश, ये कहना है राणा अली जोहर साहब का। त्रिपाठी साहब फिर से कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे जी। त्रिपाठी साहब, हाँ देखिए 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं।
एक तो राणा साहब को शायद जानकारी नहीं है, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है थोड़ी और। उन्होंने जब कहा कि यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन के तहत ये प्लेबिसाइट होना चाहिए, राणा साहब आपकी जानकारी के लिए 1948 में जनवरी से अप्रैल तक 3 रिजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए थे। पहला था इमीडिएट सीज फायर, दूसरा था, सुनिए ध्यान से, दूसरा था कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान अपनी सेना मुजाहिदीन सारे हटा लेगा और इंडिया अपनी आर्मी और पुलिस उतनी रखेगा जितनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सफिशिएंट हैं। जब ये हो जाएगा तो दोनों कंट्रीज बताएंगे उनको, संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि हाँ ये हो गया, तब प्लेबिसाइट होगा। पहला तो हो गया। दूसरा आपने क्या नहीं ना, आप एक आर्मी एक भी पीओके से गई ना एक भी मुजाहिदीन। और आप सुनिए, बात सुनिए पहले मेरी, और आप बात सुनने का मादा रखें, बात सुनने की साहब उनकी आवाज नहीं आ रही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। इतनी शराफत आप में होनी चाहिए कि कोई बोल रहा हो तो आप न काटे। तो मैं ये कर रहा हूं, दूसरा आपने किया नहीं, तीसरे के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने कही थी कि देखिए क्या था, देखिए मैं भूल गया, लेकिन जनरल इन्होंने क्या कहा था सेना प्रमुख के संदर्भ में, ये तो लगातार ही हमारा कहना रहा है। मिनिस्टर ने कहा 30 साल पहले की बात कर। भाई साहब ये बताइए कि 2000 से 2015 के बीच में कितने पाकिस्तानी जो है टेररिस्ट घोषित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। वो 30 साल पहले की बात नहीं, वो अभी की बात है। ओसामा बिन लादेन 30 साल पहले नहीं मारा गया, ओसामा बिन लादेन पिछले डिकेड में मारा गया। कितने टेररिस्ट पाकिस्तानी को टेररिस्ट घोषित किया गया है। आप कहां की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपकी पीठ पे बंदूक लगी हुई है तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी चाहें वो बोलना शुरू करें। मैं ये भी मानता हूं कि हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसके पास एक आर्मी है, इसके उलट पाकिस्तान एक आर्मी है जिसके पास अपना मुल्क है। तो वो तो पाकिस्तान की आर्मी करेगी, लेकिन खुदा के वास्ते थोड़ा सा ये दिखाएं कि आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो बिना बात के उल्टे ही न बोलते जाएं। साहब के ऐतराज हैं राणा अली जोहर साहब की दलीलों को लेकर, लेकिन राणा अली साहब आपके पास में कुछ तक है, कितनी बड़ी तादाद है, कितनी लंबी सूची है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और आतंकी के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? क्यों पाकिस्तान में रहने वालों के नाम आतंकी के रूप में पहचाने जाते हैं? इसको लेकर कोई आपके अंदर वेदना है, कोई कष्ट है, कोई दुख है कि हमारे मुल्क की पहचान एक आतंकी मुल्क के रूप में परिभाषित क्यों हो रही है? डॉक्टर साहब, जैसे ख्वाजा आसफ ने बात की है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी बात कर दूंगा कि जो आप जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, जिस इमेज की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, कि एज अ टेररिस्ट या दहशतगर्द स्टेट जो है वो दुनिया में उसको देखा जाता है, तो ये इस बात को, इस इमेज को गुजरे हुए ना काफी साल हो चुके हैं। आज दुनिया पाकिस्तान को इस नजरिए से देखती है कि पाकिस्तान वो दुनिया में वाहिद मुल्क है, अकेला एक ऐसा मुल्क है कि जो इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जबकि दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो टेररिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसको तो जो है साहब मुझे आप ही समझा दीजिए कि 13 से 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख कश्मीर में किस प्रकार की मदद देने की बात कर रहे थे। एक पाकिस्तानी सेना का जनरल कश्मीर में दहशतगर्दों के संदर्भ में समर्थन की बात कह रहा है। क्या मदद देगा एक सेना के स्तर पर? वही जो पहलगाम में हुआ। डॉक्टर साहब, अगर तो आर्मी, अगर हमें जम्मू कश्मीर की आवाम ये पुकारती है, वो कहती है, हमारी आर्मी को कहती है कि जी हमारी मदद करें, तो हम करेंगे। वो चाहे मिलिट्री हो, चाहे उसकी सफारती हो या कोई भी हो, वो करेंगे, क्योंकि हमारा हक है ना कश्मीर के ऊपर, हम जताते हैं। जैसे आपने उस पर कब्जा किया, भारत ने कब्जा किया, हम तो यही समझते हैं। और एक छोटी सी, मैं सिर्फ मेरा जवाब आपने वो बीच में रहने दिया, उन्होंने ये कहा कि जी यूनाइटेड नेशन ने सेकंड पैराग्राफ था कि कश्मीर से अपनी फौजें हटाएंगे। तो सर आप मुझे ये बता दें
कि पूरे पाकिस्तान की आर्मी की उतनी तादाद है, 12 लाख आर्मी है पाकिस्तान की, और आपकी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख आर्मी कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो ये बात आप अभी बता दें इनको मेरे इसके जवाब के बाद कि किसकी आर्मी कश्मीर में है और किसकी आर्मी जो है वो अपने काम कर रही है। तो लिहाजा ये राणा साहब का जवाब है। सोडा आप कुछ कहना चाहेंगे? राणा साहब कह रहे हैं जब भी कश्मीर के लोग पुकारेंगे हमारी सेना पहुंचेगी। पीयूके से कोई आवाज आती है? और कब भारत सरकार और भारतीय आर्मी उस आवाज को सुनेगी? डॉक्टर साहब, राणा साहब कुछ भी कह लें, भारतीय सेना सक्षम है, सार्थक है। जब वक्त आएगा, हमने पहले भी अपना कैलिबर दिखाया है, हम आने वाले समय में भी कैलिबर दिखाएंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन खुद साइन किया था, और वह तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये पाकिस्तान का सपना है, पाकिस्तानी नागरिक का नेशनल ऑब्सेशन है जम्मू कश्मीर के बात करना। ये क्या इनकी 25 पुश्तें भी आगे कभी जम्मू कश्मीर का एक इंच हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो है साहब, आपसे एक बात जानना चाहता हूं, फिर संतोष पांडे जी के पास आऊंगा। आप बोल रहे हैं कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, कश्मीर के लोग अगर हमें पुकारेंगे हम जाएंगे। जो कश्मीर आपके कब्जे में था वो तो आपने चीन को गिफ्ट में दे दिया, और भारत के संदर्भ में आप दावा कर रहे हो हम आएंगे। ऐसा विरोधाभास आप कैसे कर लेते हैं? जो आपके पास था वो तो आप संभाल ना पाए, वो तो आप चीन के चरणों में रख दिए, और यहां पर हमको कह रहे हो कि हम आएंगे, जरूर आएंगे। कैसे आओगे चीन को गिफ्ट करने के लिए? डॉक्टर साहब, इसमें ना बात आपने बड़ी मजेदार की है। देखिए, कब्जा करना एक पाकिस्तान में कश्मीर के ऊपर कब्जा करना और बात है, कश्मीर को उसकी असली हालत में रहने देना वो और बात है। आप मुझे ये बता दें कि क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया? अब है नहीं। क्या पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कोई मैं एक पाकिस्तानी हूं ना, मैं लाहौर में रहता हूं, मैं पंजाब का रिहायशी हूं, मैं कश्मीर में जाके वहां पे जगह नहीं से ना खरीद सकता हूं, ना वहां पे रिहायश इख्तियार कर सकता हूं। अपने वाले हमारे आजाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम उस स्टैंड, उस स्टांस के ऊपर एक खड़े हैं कि जब तक कश्मीरी अपना फैसला नहीं करेंगे तब तक हम उनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। जो बात है ना कि चाइना को गिफ्ट दे दिया किसी और कंट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक दावे हैं, या आप ये कह लें कि आपने कहीं से वो खबर पढ़ ली होगी, तो ये खबरों की हद तक तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। जो कश्मीर पाकिस्तान के यहां मौजूद है वो अपनी असल हालत में मौजूद है, उसी हालत में जिस हालत में वो 1947 के वक्त में मौजूद था। और ये हालत में मौजूद है, ये जोहेब साहब का कहना है, और उनका दावा है कि चीन के पास कुछ नहीं है। ये कोई खबर है? त्रिपाठी साहब कुछ इजाफा करेंगे जानकारी में? कि मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा राणा साहब ने कि कश्मीर उनके हिस्से का जो कश्मीर है वो 1948 में जैसा था वैसा ही आज भी है। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे आपने वहां एक तिनके का काम नहीं किया है। और वहां ट्रेडर्स एसोसिएशन ने धरना दिया था कि हमारी 30% बिजली हमारी पंजाब को हम पैदा करते हैं और हमें 30 मिनट भी बिजली नहीं मिलती। ये चीज है। दूसरी चीज जो आपने कही, पहले मैं वो कर दूं कि आपने कही हमारी 9 लाख आर्मी है, आपकी कितनी है आपने बताया नहीं। हमारी आर्मी कितनी है ये आपको इंटेलिजेंस से पता लग गया, लेकिन आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन जो दूसरा था कि पहले पाकिस्तान, पढ़ लीजिएगा, पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी और अपने मुजाहिदीन अब हटाएगा पूरे, और तब पूरे, ये लिखा है देख लीजिएगा, और तब हिंदुस्तान ये बताए हिंदुस्तान अपनी आर्मी और पुलिस उतनी रखेगा जितनी कि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट हो। लेकिन आपने तो एक भी नहीं हटाया, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपने तो 9 लाख। ठीक है त्रिपाठी साहब, आपने बताया नहीं चीन के पास पाक अधिकृत कश्मीर का कितना हिस्सा जा चुका है। इस बार आपकी कोई जानकारी जो आप राणा साहब की जानकारी में इजाफा देने के लिए बताना चाहें? मैं राणा जी से ये पूछना चाहता हूं, 6000 किलोमीटर या 4500 किलोमीटर तो उन्होंने गिफ्ट दिया, ये 4500 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान चाइना को। और मैं ये पूछना चाहता हूं मोहतरम कि आपका जो कश्मीर है जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर में पिछली बार इलेक्शन कब हुए?
और कितने अच्छे हुए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप नहीं तो आप पहले बता दें। आप पहले बता दीजिए, त्रिपाठी साहब का सवाल है, लेकिन मैं संतोष पांडे जी के पास आना चाहता हूं निर्णायक बातचीत के लिए। संतोष पांडे जी, राणा साहब कह रहे हैं जब आवाज लगेगी हम आएंगे। हम कब जाएंगे? हमारे तो अंदर से आवाज आ रही है कि कब तक हम पाक अधिकृत कश्मीर ही बोलते रहेंगे? इसके संदर्भ में कोई दलील आपकी, कोई आश्वासन, कोई उम्मीद? मैं राणा साहब से कहना चाहता हूं, कश्मीर हमारा है। कश्मीर केसर की क्यारियों को हमने सींचा है, खून से सींचा है, तो कश्यप इसी का कश्मीर है, भारत का अविभाज्य अंग है। और जिसके लिए जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है, केसर की क्यारी क्यारी पर कुर्बानी का साया है। इसके तरफ आंख मत करना, इसमें जोखिम शांत है, इसके तरफ पांव मत धरना, ये रास्ता शमशान का है। और पर निकले तो चले ना आना, सरहद पार उड़ान पर अब के तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। करो युद्ध, हम भी अखंड भारत का सपना सच कर ले, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर ले। करो युद्ध, हम तुम्हें तुम्हारे ही शोभित में नहलाए, भारत माता को लौटा दे उसकी परिवर्तित सीमाएं। और करो युद्ध, इतिहास तुम्हारा इतना गहरा दफन करे, और कुछ जिंदा की पहचान पर अब के तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। आज ये कवि की उक्ति आप सुन लीजिए आदरणीय राणा जी, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और ये किसी के बात का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। तो कुल मिलाकर संतोष पांडे जी आवेश में हैं, लेकिन समाधान आवेश से नहीं निकलेगा। बातचीत का निष्कर्ष सीधे तौर पर है, कश्मीर में शांति को लेकर सबसे बड़ा खलल पाकिस्तान का अस्तित्व है। पाकिस्तान की मंशा स्पष्ट है कि वह कश्मीर को अपना मानता है, और भारत का संकल्प है कि कश्मीर पूरा हमारा है। कुल मिलाकर अब इसका फैसला किसी बैठक में नहीं, मैदान में होगा। वो मैदान का समय कब आएगा, अब इसका इंतजार रहेगा। लेकिन देश शायद अब निर्णय चाहता है। देश की सरकार निर्णय लेकर कब दुनिया के सामने आएगी, इसका हम इंतजार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं राणा जी को उनके मंसूबों के संदर्भ में केवल इस बात को लेकर है कि देखिएगा कहीं कश्मीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान ही ना निपट जाए। डर इस बात का है, क्योंकि संतोष पांडे जी ने बताया है कि अब की बार झंडा केवल कश्मीर पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर लहराना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तेजना के माहौल में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हमें याद आती हैं। ये समय धीरज का भी है, धैर्य का भी है, हौसले का भी है और हिम्मत का भी है। तो उसको समर्पित हमारे आज की पंक्तियां ये कहती हैं, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का यह संदेश हर भारतवासी के लिए है। पहलगाम की घटना ने, पहलगाम के हमले ने हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोरा है। पर हमारा भरोसा देश की हुकूमत के प्रति, देश की सेना के प्रति, देश के आत्मबल के प्रति कि इस हमले का जायज प्रतिकार लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। पर हमें उसके लिए थोड़ा धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सही योजना के साथ सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। इस भरोसे के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।